Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 5, data handling. Up till now in this chapter we have learnt that how a given data can be represented using a histogram if it can be divided into class intervals, and if not, then it can be represented using a bar graph or a pictograph. Today we are going to learn about a new graph called pie chart. What is it? Data represented in the form of a circle is called a pie chart or a circle graph. Here we have one data which is telling us the time spent by a child during a day. You can see the child is spending 8 hours in sleeping, 6 hours in school, 4 hours in doing homework, 3 hours in playing and 3 hours in other activities. Now this data can be represented graphically using a bar graph and also using a circle graph in this way. So this is the pie chart representing this information. You can see here one circle has been drawn, एक circle बना हुआ है और circle को different parts में divide किया हुआ है. Each of these parts is called a sector. Whenever we draw a circle and draw any two of its radii in this way, then the shape that is formed, this particular shape, it is called a sector. So you can see here 5 sectors have been drawn, 1, 2, 3, 4, 5. Each of these sectors is representing the information given here. आप देखेंगे यहाँ पर स्लीपिंग टाइम 8 आवर्स है और उसको ये सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से स्कूल को ये सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है 6 आवर्स. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट की हुई है. नाउ यू कैन सी द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इंफॉर्मेशन इट इज़ रिप्रेजेंटिंग. हर सेक्टर का साइज उसके जो वो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल है. आप देखिए यहाँ पे स्लीपिंग आवर्स सबसे मैक्सिमम है 8 आवर्स, सबसे ज़्यादा टाइम है और इसलिए स्लीपिंग आवर्स के लिए जो सेक्टर बन रहा है वो सबसे बड़ा है. इसी तरह से प्लेइंग और अदर एक्टिविटीज़ में सबसे कम टाइम स्पेंड हो रहा है और आप देखेंगे प्लेइंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो सेक्टर बन रहा है वो सबसे छोटा है. तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ के सेक्टर्स का साइज़ है. ऑल्सो इफ़ वी टेक द स्लीपिंग आवर्स 8 आवर्स एंड इफ़ वी कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शंस, 8 आवर्स आउट ऑफ द टोटल 24 आवर्स इन अ डे. टोटल कितने आवर्स होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स. और स्लीपिंग में जो 8 आवर्स लग रहे हैं उसको अगर हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें 8/24, आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में. और इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लें तो इट इज़ 1/3. दिस मीन्स 1/3 पार्ट ऑफ अ डे इज़ बीइंग स्पेंट इन स्लीपिंग. पूरे दिन का 1/3 पार्ट स्लीपिंग में स्पेंड हो रहा है. और साथ ही साथ जब हम ये सेक्टर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सेक्टर का साइज़ भी 1/3 है पूरे सर्कल का. अगर हम इस सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें इस तरह से तो ये कहलाएगा 1/3 पार्ट, 1 आउट ऑफ द 3 पार्ट्स. यू नो दिस. सो as we see that the time spent in sleeping is 1/3 part of a day, similarly the size of the sector is 1/3 part of this complete circle. So each of the sector is representing a part of this whole circle, and similarly each of these information is representing a part of this whole structure, whole day here in this case. Okay. Next again we can look at the time spent in school. It is 6 hours. अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलें तो वो हो जाएगा 6/24. इसका मतलब 1/4. इसका मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ डे इज बीइंग स्पेंट इन द स्कूल. और सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे जो स्कूल के लिए सेक्टर का साइज़ है ये 1/4 है पूरे सर्कल का. तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि the size of the sector is proportional to the information it is representing. And yes, always remember that data represented in the form of a circle is called a pie chart or a circle graph.
नाउ हाउ डू वी मेक दिस पाई चार्ट, इसे बनाते कैसे हैं, और इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा. वी टेक दिस एग्जाम्पल, द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज़ गिवन इन परसेंटेजेस एज फॉलोज. एक स्कूल में सर्वे किया गया कि आपको कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम का पसंद है, और बच्चों ने अपने अपने आंसर्स दिए और उससे ये रिज़ल्ट निकल कर आया कि चॉकलेट फ्लेवर 50% स्टूडेंट्स को पसंद था या उनका फेवरेट है. वनीला फ्लेवर 25% स्टूडेंट्स के लिए फेवरेट था, और अदर फ्लेवर्स, you know there are many flavors and other flavors were recommended by 25% students. So this is the data which is showing us the percentage of students preferring the flavors of ice cream. अब इसको हम पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से, और इसके कुछ पार्ट्स होंगे. 3 पार्ट्स करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 तरह की वैरायटी दी हुई है, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर और अदर फ्लेवर्स. तो इस सर्कल के हमें अगर हम सेंटर मार्क करें तो 3 पार्ट्स तो समझ में आ रहे हैं. ठीक है, अब ये जो 3 पार्ट्स होंगे ये भी समझ में आ रहा है कि चॉकलेट का डेटा सबसे बड़ा है, नंबर सबसे बड़ा है, तो चॉकलेट का जो सेक्टर बनेगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए और ये बाकी दोनों छोटे होने चाहिए. पर यहाँ सवाल ये उठता है कि कितना बड़ा सेक्टर होना चाहिए चॉकलेट का और कितने छोटे होने चाहिए ये दोनों सेक्टर्स. तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ सेंटर पे बनने वाले एंगल्स की. अगर एंगल बड़ा होगा तो सेक्टर का साइज़ बड़ा होगा, एंगल छोटा होगा तो सेक्टर का साइज़ छोटा होगा. तो हम किसी भी सेक्टर का साइज़ कैसे पता करेंगे? उसके एंगल से, और उसके लिए हमें एंगल निकालना पड़ेगा. हमें ये पता है कि सेंटर पे ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है. तो अब हमें 360 डिग्री को 3 पार्ट्स में ब्रेकअप करना होगा जिससे कि हम तीनों के सेक्टर्स बना पाएँ. एक पार्ट तो चॉकलेट का होगा, एक वनीला फ्लेवर का होगा और एक अदर फ्लेवर्स का होगा. पर ये कितना कितना होगा ये हमें नहीं पता है. 360 डिग्री को ब्रेकअप करना है ये समझ में आ रहा है. तो अब हम 360 डिग्री को कैसे फ्रैक्शंस में या पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस टेबल. जिस प्रोपोर्शन या जिस फ्रैक्शन में ये नंबर्स हैं उसी फ्रैक्शन या प्रोपोर्शन में हम 360 डिग्री को भी डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में. ठीक है, और उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं कुछ इस तरह से. We know that the total angle at the center of a circle is 360 degree. And now we will make a table to find the central angle of each sector. हमें 3 सेक्टर्स बनाने होंगे, एक चॉकलेट फ्लेवर के लिए, एक वनीला के लिए और एक अदर फ्लेवर्स के लिए. तो 3 सेक्टर्स बनाने हैं और तीनों का ही एंगल निकालना होगा. उसके लिए हमारे पास ये डेटा तो है ही. इसको थोड़ा सा और ऊपर लें अगर हम, you will be easily able to see then. We have these 3 flavors, we know this information and now we will convert this information into fractions. इनको fraction में बदलेंगे हम ताकि हम उसी fraction के accordingly central angle को भी हम break up कर सकें. तो यहाँ हम लिखेंगे in fractions. अब fraction कैसे निकालेंगे? 50% means 50 per 100. Cent means 100. So this represents 50 upon 100. और आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए. तो 5/10 it is nothing but 1 upon 2. So this 50% can be represented as 1/2 in fractions. Then 25% can be written as 25 upon 100 and it is equal to 1/4. ये परसेंटेज का साइन अपॉन 100 को रिप्रेजेंट करता है. अगेन 25% कैन बी रिटन एज 25 अपॉन 100 एंड इट्स फ्रैक्शन इज अगेन इक्वल टू 1/4. तो हमने ये जो डिटेल्स दी हुई थी इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है और अब इसी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 360 डिग्री को ब्रेकअप करेंगे. कैसे? वी विल फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर
वी विल फाइंड हाफ ऑफ 360 डिग्री. ये हाफ है, 1/2 है फ्रैक्शन, और इसी को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे. 360 डिग्री का हाफ करना होगा अब हमें, एंड इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. आप वैसे भी सोचिए 50% मतलब 100 में से 50% हाफ हो गया और फ्रैक्शन हाफ हो गया, और जब हम उसको 360 डिग्री के एंगल या सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी 360 का हाफ ही तो होना चाहिए, और वो हाफ हो गया 180 डिग्री. देन वी विल फाइंड 1/4 ऑफ 360 डिग्री, 1/4 इंटू 360. 4 9s are 36 and 0 it is 90 degree. Again 1/4 into 360 degree. It is equal to 90 degree again. तो अब हमने इसी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 360 डिग्री के पार्ट्स कर दिए हैं, और हमें तीनों फ्लेवर्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए हैं, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. और अब हमें तीनों सेक्टर्स के एंगल्स पता हैं, तो इजीली हम एक सर्कल ड्रॉ करके उसमें इन एंगल्स के सेक्टर्स बना के पाई चार्ट बना सकते हैं. सो लेट अस ट्राई टू मेक इट. वी हैव वन सर्कल. आप भी अपनी अपनी कॉपी में एक कंपास से और पेंसिल यूज़ करते हुए सर्कल बनाइए, कोई भी रेडियस का. यू कैन टेक एनी रेडियस, एनी कन्वीनियंट रेडियस. इट शुड नाइदर बी टू स्मॉल नॉर टू लार्ज. ठीक ठीक एक रेडियस ले लीजिए और उससे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और उसका सेंटर मार्क कीजिए. फिर फर्स्ट स्टेप आप इसमें एक रेडियस ड्रॉ करेंगे. लेट अस ड्रॉ वन ऑफ इट्स रेडियाई इन दिस वे. ठीक है, अब हम यहाँ पर एंगल्स बनाएंगे. लेट अस राइट डाउन द एंगल्स फर्स्ट. एंगल्स क्या क्या थे हमारे? चॉकलेट के लिए इट वॉज 180 डिग्री. For vanilla flavor it was 90 degree, and for other flavors it was again 90 degree. तो अब ये तीनों एंगल्स हम इसमें ड्रॉ करेंगे using a protractor. We bring one protractor for it. Let us keep it here. The center point will coincide with the center of the circle. आप देखिए इस तरह से, और अब आप यहाँ पर इसको सेंटर पॉइंट आप देखिए सेंटर ऑफ सर्कल से कोइंसाइड करेगा, और ये लाइन यहाँ पर प्रोटेक्टर की लाइन से कोइंसाइड करेगी इस तरह से. नाउ यू कैन ईजीली मेजर द एंगल ऑफ 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन होगी. यहाँ पे आप देखिए ये हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेफ़्ट साइड पे है, तो ज़ीरो जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो है उससे काउंटिंग स्टार्ट करते हुए आप यहाँ राइट साइड के 180 डिग्री पे यहाँ पर पहुँचेंगे इस तरह से. एंड सो लेट अस जस्ट कीप इट असाइड फॉर अ वाइल. यहाँ पर हम 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे कुछ इस तरह से. ये बन गया हमारा. इसको आगे तक जॉइन करना है, पर अब हमारा सर्कल तो यहीं तक है, सो आई एम टेकिंग इट टिल हियर, एंड दिस वे वी गेट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री हियर. और ये आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चॉकलेट फ्लेवर को. क्लियर? नाउ वी विल mark the angles 90 degree for vanilla and for other flavor. Now we will bring this protractor back into picture. Just keep it here and we will rotate it so that we can easily mark an angle of 90 degree at the bottom. Now we can easily mark it after coinciding the 2 points, the center of the circle as well as the center of this protector. दोनों को एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दिया, और अब आप देखेंगे 90 डिग्री एंगल कहाँ पर आएगा? ये पॉइंट यहाँ पर 90 डिग्री है, तो अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से. यहाँ सेंटर से लेते हुए यू कैन सी टिल हियर एंड वी विल stop here in this way, and this is an angle of 90 degree which is representing vanilla flavor. और अब जो लेफ्ट आउट एंगल है ये अपने आप ही 90 डिग्री एंगल होगा. This is again an angle of 90 degree and it is representing other flavors. If you want, you can also
color each of these sectors. So this is the required pie chart. You can also make it beautiful by shading it with different colors. For example, let us shade this chocolate part with yellow color, and also you can fill the color completely. We can shade this part representing the other flavors by red color I am doing. You can choose any of your own color, and for the vanilla flavor we can take some other color in this way. So you can make it beautiful as you want. And this is the required pie chart representing this given data. Which one? This data. Okay. Now we move on to some examples from your book. Here is example number 1. Adjoining pie chart gives the expenditure in percentage on various items and savings of a family during a month. यहाँ पर एक फैमिली का एक मंथ का एक्सपेंडिचर खर्चा बताया हुआ है और सेविंग्स बताई हुई है. You can see 15% is being spent on education for children, 10% on house rent, 5% on transport, 15% is the savings of the month, 10% is being spent on clothes, food 25% and others 20%. तो यहाँ एक फैमिली का पूरे महीने का खर्चा बताया हुआ है और सेविंग्स बताई हुई हैं. Now we will be answering these questions based on this pie chart. What is the question? On which item the expenditure was maximum? अब आप देख के बताइए कि किस आइटम पर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम खर्चा हो रहा है. तो आप देखिए जिस भी सेक्टर का साइज सबसे बड़ा होगा उस पर ही एक्सपेंस सबसे ज़्यादा होगा. तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका साइज सबसे बड़ा है? यस, इट्स द एक्सपेंडिचर ऑन फूड. सबसे बड़ा ये है, देखने से भी लग रहा है. और आप इस नंबर को देखिए, बाकी सब फिगर्स छोटे हैं. 25% इज़ द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर विच इज़ बीइंग डन ऑन food. So we can write the answer here. The expenditure was maximum on food, and you can see it's equal to 25%. You can mention it also here. Then what is the next question? Expenditure on which item is equal to the total savings of the family? Total savings of the family यहाँ देखिए आप कितना है? 15%. और किस चीज़ पर 15% ही एक्सपेंस है? तो आप देखेंगे यहाँ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज़ ऑल्सो 15%. तो दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है और यही पूछ रहे हैं कि किस चीज़ पर एक्सपेंडिचर सेम है इक्वल टू द सेविंग्स. सो वी कैन से, let us make some space. We are writing the second answer here. The expenditure on education of children is same as or equal to, we should write equal to the total savings of the family. So it's very easy to answer these questions just by looking at the pie chart. आप देख रहे हैं कि देखते ही हम इन questions के आंसर दे सकते हैं. Then we have one more question related to the same figure. If the monthly savings of the family is rupees 3000, what is the monthly expenditure on clothes? You can see monthly savings. It is equal to 15% and it is given equal to rupees 3000. ठीक है, 3000 रुपीज़ मंथली सेविंग्स अगर है, हमें ये दिया हुआ है, तब हमसे पूछा है
कि व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, इट इज़ 10%। अभी ये जो फिगर दिए हुए हैं ये परसेंटेज में दिए हुए हैं, 15%, 10%। अब हमें इन्हें एक्चुअली रुपीज़ में निकालना है। यहाँ पर 15% सेविंग्स रुपीज़ में दी हुई है 3000, और इसी तरह से अब हमें 10% जो एक्सपेंडिचर है क्लोथ्स पे ये परसेंटेज में है, इसे हमें रुपीज़ में निकालना है कि एक्चुअली कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है क्लोथ्स में। तो अब हम यहाँ से रिलेट करते हैं। वी नो दैट 15% represents ₹3000। ये जो 15% है, 15% सेविंग्स, ये 3000 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों इक्वली तो दिए हैं, 15% सेविंग्स इज नथिंग बट इक्वल टू ₹3000। तो 15% रिप्रेजेंट कर रहा है ₹3000 को। तो यहाँ पर पहले हम 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो निकालते हैं। सो 1% विल रिप्रेजेंट, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमें कोई फिगर बड़ा दिया है और एक फिगर का निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे क्योंकि छोटी क्वांटिटी आएगी। सो वी विल डिवाइड हियर, इट विल बी इक्वल टू ₹3000 अपॉन 15। ठीक है, 1% represent ₹3000 upon 15 and it is equal to ₹15 2s are 30 and 200। इसका मतलब 1% किसको represent कर रहा है, 200 रुपीज़ को। और अब हम easily 10% को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? We can easily find out 10% represents 1% rupees 200, 10% represents rupees 200 into 10, that is equal to rupees 2000। Got it? तो इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर क्लोथ्स पे हो रहा है 10%, वो रुपीज़ में कितना है, 2000 रुपीज़। और जो 15% सेविंग्स थी वो रुपीज़ में थी 3000। उससे हमने 1% को रिप्रेजेंट करने वाला अमाउंट निकाल लिया, और 1% से अब हमने ये क्लोथ्स का निकाल लिया, एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। और इसी तरह से अगर हमसे कुछ और भी पूछा जाए तो हम उसको इजीली 200 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो वी राइट हियर एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, इट इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, it's equal to ₹2000। Clear? I hope it is very much clear to you. Then we have the next example. On a particular day, the sales in rupees of different items of a baker's shop are given below. Ordinary bread ₹320, fruit bread 80, cakes and pastries 160, biscuits 120, others 40 and total 720. Draw a pie chart for this data. Here one data has been given which is showing us the sale of different items of a baker's shop in rupees. This is the data representing the sale of different items and we have to represent it using a pie chart. एक circle graph या pie chart से इसे हमें represent करना है। तो सबसे पहले जो हमारे लिए काम का फिगर है यहाँ पर वो है टोटल सेल। सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल सेल कितनी हो रही है, एंड इट इज़ इक्वल टू ₹720। आप देखेंगे 720 टोटल सेल है। और अब हम ये जो 320, 80 ये जो फिगर्स दिए हुए, नंबर्स दिए हुए हैं, इनके लिए हमें सेक्टर बनाना होगा। हर एक क्वांटिटी के लिए, ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए एक अलग सेक्टर बनेगा सर्कल में, फ्रूट ब्रेड के लिए, केक्स के लिए, इन सबको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक का अलग अलग सेक्टर बनेगा। और सेक्टर बनाने के लिए हमें उनका एंगल चाहिए, और एंगल के लिए हमें 360 डिग्री को डिवाइड करना होगा क्योंकि सेंटर पे कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री है। तो हमें 360 डिग्री को किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है या किस फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, द सेम फ्रैक्शन एज वी गेट इट फ्रॉम दीज फिगर्स। यहाँ पर आप देखेंगे 320 रुपीज़ जो सेल है ये कितने में से है, टोटल 720 में से। तो अगर हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 320 अपॉन 720 करेंगे। इसी तरह से इसका फ्रैक्शन निकालना है अगर
तो 80 अपॉन 720, मतलब हमें जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है उस फिगर को हम टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देंगे और हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। आप देखते होंगे आपको जब टेस्ट में मार्क्स मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, मान लीजिए आपका 50 मार्क्स का टेस्ट है एंड यू हैव गॉट 30 मार्क्स, तो कैसे लिखते हैं 30 अपॉन 50। तो टोटल जो नंबर्स हैं या टोटल यहाँ पर सेल है वो नीचे आएगी डिनोमिनेटर में, और जो भी करस्पॉन्डिंग फिगर है जिस भी क्वांटिटी का वो ऊपर न्यूमरेटर में होगा। और इस तरह से हम पहले फ्रैक्शन निकालेंगे और उसी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम 360 डिग्री के पार्ट्स करेंगे। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे कुछ इस तरह से। द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, ऑलवेज मेंशन दिस। एंड नाउ वी मेक अ टेबल टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब ये हमारे पास डेटा है, इसका हमें हर एक पार्ट का फ्रैक्शन निकालेंगे। किस तरह से, हमें पता है कि टोटल सेल है 720 हमने निकाली थी, और अब यहाँ पर फ्रैक्शन कैसे आएगा 320 अपॉन 720। कैंसिल 0 and 0 and they both are divisible by 8. 8 4s are 32 and 8 9s are 72. 4/9 फ्रैक्शन हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आगे कोई भी नंबर से दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं। फिर 120 का फ्रैक्शन, 120 रुपीज़ की सेल कितने में से है 720 में से, सो 120 अपॉन 720 इट विल बी इक्वल टू 1/6। कैंसिल 0, 12 upon 72 it's 1/6. Then 160 upon 720. Again cancel both the numbers by 8. 8 2s are and 8 9s are. 2/9 is the new fraction. Then 80 upon 720. Cancel the zeros, it will be 1 upon 9. Then 40 upon 720. 0 and 0. 4 1s are 4. 4 1s are 4, 32 it's 18. 18 4s are 72, we know this. So 1/18. तो ये हमने सबको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया है। और अगर आप इन सब फ्रैक्शंस को ऐड अप करके देखें तो इनका सम 1 आएगा। आप करके देखिएगा, क्योंकि ये 1 के ही तो पार्ट्स हैं, 1 को ही तो ये ब्रेकअप कर रहे हैं पार्ट्स में, इसलिए इनका सम 1 आएगा। और अब हम इनका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, 360 डिग्री को ब्रेकअप करेंगे किस रेशियो में, जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है इसी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली। तो 4/9 पार्ट ऑफ 360, उसके लिए 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/9 पार्ट ऑफ 360 डिग्री और मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट इट एज, कैंसिल इट, इट विल बी 9 4s are, यू विल गेट इट एज 160 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से 1/6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। देन 2/9 इंटू 360 डिग्री, अगेन इट इज़ 9 4s are 36 and 40 it's 80 डिग्री। देन 1/9 इंटू 360 डिग्री, it will be equal to 40 डिग्री, and then 1/18 into 360 डिग्री, it is equal to 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने हर एक फिगर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकाल लिया है, और इन्हीं एंगल्स को यूज़ करते हुए, इन्हीं को बनाते हुए एक सर्कल में हम एक पाई चार्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें एक सर्कल चाहिए कुछ इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ सर्कल, मार्क इट्स सेंटर एंड देन ड्रॉ वन ऑफ इट्स रेडियाई, एक रेडियस भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम कंपास, सॉरी नॉट कंपास, प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए यहाँ पर अलग अलग एंगल्स बनाएंगे। लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द एंगल्स सो दैट वी कैन ईजीली ड्रॉ देम। 160 डिग्री, then we have to draw 60 degree, then it's 80 degree, and then it's 40 and 20, 40 degree and 20 degree. First we will make the angles and later on we will give the names also, mark the names also. So we bring one protractor here. First of all we will place it here. ये दोनों overlap करने चाहिए, center of the प्रोट्रैक्टर एंड द सर्कल दोनों एक साथ ओवरलैप करते हुए। अब आप देखिए हमारी लाइन जो है लेफ़्ट में है,
तो लेफ़्ट के 0 से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। आप यहाँ से कितना है 160 डिग्री, 0, 10, 20, 40, 50, 90, 100, 160, इट्स हियर। यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड पे करके पहले हम 160 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सेंटर से लाइन लेते हुए यहाँ तक लेनी है हमें और इसको यहीं तक ले रही हूँ मैं। आप पेंसिल और स्केल का यूज़ करते हुए इस तरह से सेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहला सेक्टर मिल गया है एंड इट इज़ ऑफ मेजर 160 डिग्री। अब दूसरा बनाना है हमें 60 डिग्री का। उसके लिए फिर से हम यहाँ पर लेकर आएंगे प्रोट्रैक्टर को और इस बार हमारी लाइन यहाँ है, इसको रोटेट करना होगा कुछ इस तरह से और ये जो लाइन है प्रोट्रैक्टर की इसको इस हमारे रेडियस से कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे इस तरह से। ओवरलैप करते हुए अब हम 60 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे। हमारी लाइन इस तरफ है तो इधर के 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये 60 डिग्री पर हमने पॉइंट कर लिया है। इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं और 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ सेंटर से यहाँ तक लेनी है हमें और यहीं पर रोक रहे हैं हम, ठीक है। नाउ वी कैन राइट इजीली 60 डिग्री एंगल। ये हो गया सेकंड सेक्टर। इसके बाद फिर से हम अब कौन सा एंगल बनाएंगे 80 डिग्री। उसके लिए वापस से ये यहाँ रखेंगे, ओवरलैप करिए सेंटर ऑफ सर्कल और सेंटर ऑफ प्रोट्रैक्टर और साथ ही साथ अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे और ये रेडियस से ओवरलैप करेंगे इसका प्रोट्रैक्टर की लाइन को। देखिए आप रेडियस और ये दोनों ओवरलैप करेंगे, रोटेशन चलता रहेगा। अब यहाँ पर प्रोट्रैक्टर का 80 डिग्री एंगल, हमारी रेडियस इस तरफ है तो यहाँ से 0 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 80 डिग्री के लिए। 10, 20, 30, 40, 80। यहाँ पर ये पॉइंट 80 दिख रहा है हमें, इसको फिर से साइड पे रख देते हैं और अब पहले हम 80 डिग्री का एंगल सेंटर से ड्रॉ करेंगे। एक लाइन 80 तक जाना है हमें और यहीं पे रखेंगे इन दिस वे। तो ये हमें थर्ड सेक्टर मिल गया है। लेट अस राइट डाउन 80 डिग्री। नेक्स्ट वी नीड टू ड्रॉ 40 डिग्री एंगल। तो फिर से हम यहाँ पर रखेंगे और ये हमारा रेडियस यहाँ इसके साथ कोइंसाइड करेंगे, यहाँ कुछ इस तरह से। देखिए सेंटर पे कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है और रेडियस के साथ ये प्रोटेक्टर की लाइन भी ओवरलैप कर रही है। अब यहाँ से हम 40 डिग्री मेजर करेंगे। 0 यहाँ पर है, 10, 20, 30, 40 इस तरह से। और अब हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द लाइन। सेंटर से लेंगे, ये 40 तक यहाँ है, इस तरह से यहीं पे स्टॉप कर दीजिए इसको पेंसिल और स्केल को यूज़ करते हुए। ये आपका 40 डिग्री एंगल है और अब बचा हुआ अपने आप ही 20 डिग्री एंगल होना चाहिए। आप मेजर करके देख भी सकते हैं 20 डिग्री एंगल, ठीक है। नाउ वी सिंपली नीड टू राइट द नेम्स। ऑर्डिनरी ब्रेड, so first we will write here ordinary bread. This sector is representing sale of ordinary bread and it is maximum, you can see. Then we have biscuits, 60 degree angle. This is representing biscuits. Then we have cakes and pastries. For this we will write here cakes and pastries. ये इसका सेक्टर हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास है फ्रूट ब्रेड. Fruit bread, it is being represented by a 40-degree angle. Fruit bread, this one, okay. And then in last we have others, so we can write here others for this, okay. You can always mark one arrow in this way.
तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। आप चाहें तो इसको कलर करके और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अलग अलग कलर्स से कलर करके। सो दिस वॉज what is a pie chart and how do we make it. I hope it's very much clear to you in this class. That's all. Try to make these pie charts on your own. We will soon meet in our next class. Till then, goodbye.